जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है शपथ एकेडमी के एप्लीकेशन और शपथ डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क अग्निवीर का ये ऑफिस असिस्टेंट का ओरिजिनल पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम में जितने सारा क्वेश्चन मैंने लाया है सारे एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। तो आज उम्मीद करिए कि आज का क्लास जो है आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। तो आज एक एक क्वेश्चन करके जाइएगा अगर आप इस 2026 में अपने आप को देखना चाहते हैं, आर्मी क्लर्क बनना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी कि ग्रैंड मास्टर वर्ड जो है ना, ये कौन से खेल से संबंध रखता है? तो ग्रैंड मास्टर जो होता है ये शतरंज से संबंध रखता है। देखिए आपके एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी के अंदर में आपके वर्ड में जो आएंगे, ये स्पोर्ट्स में क्या क्या आएंगे वो आपको देखना है। पहला तो आपको आएगा स्पोर्ट्स में आपका ट्रॉफ़ी का नाम क्या है, ट्रॉफ़ी कौन कौन से आते हैं, ट्रॉफ़ी आपको पूछा जाएगा। साथ साथ में इनमें वर्ड कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। अभी आपने क्या देखा, ग्रैंड मास्टर देखा, तो ग्रैंड मास्टर किस में आता है? शतरंज में आता है। उस तरह से मैं क्रिकेट में बात करूं तो क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में जैसे गूगली का यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है? गूगली का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी देखेंगे ना, यॉर्कर का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही ये वर्ड्स आपको याद करना है। आप एग्जाम में 100% इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग स्टैटिक जीके का जो भी बुक हो या जो भी क्लास हो, आप लोग 100% उसको कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ही देख लीजिए। अगला क्वेश्चन मेरे करने से पहले आप लोग आंसर लगाइएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है इंडिया का? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। देखिए दादा भाई नौरोजी से एग्ज़ाम में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, मैं उनका नाम लिख देता हूँ, आप लोग नोट जरूर बनाइएगा। देखिए जब भी आप मेरा क्लास को देखिएगा ना, आप लोग हमेशा एक नोटबुक और आप एक पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं क्लास के अलावा जो कुछ बताऊँगा ना, आपको उसमें सारा चीज़ नोट करना है और डिवीज़न करना है। देखिए यहाँ पर उनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, तो उस बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या था? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा आप लोग, या अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। POVERTY, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश। क्या होता है? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। ठीक है ना, इस पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। देखिए दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे इंडिया के पहले, यानी एशिया का बोलें तो पहला व्यक्ति, भारत के पहले व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर चुने गए थे। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर कौन बने सबसे पहली बार? MEMBER मेंबर कौन बने? तो ये बने दादा भाई नौरोजी बने। अब देखिए यहाँ पर ब्रिटिश के पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है हाउस ऑफ कॉमन के नाम से। क्या जाना जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाएगा बताइए ब्रिटिश के पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो क्या करेंगे आप लोग? लिखेंगे यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन बोलेंगे। और हम लोगों का जो पार्लियामेंट होता है क्या कहते हैं हम लोग? संसद कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। और ये हाउस ऑफ कॉमन के चुने जाने वाले पहले मेंबर दादा भाई नौरोजी थे। इनके अलावा एक दो पॉइंट और नोट कर लीजिए। आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है दादा भाई नौरोजी के बारे में कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, या फिर दादा भाई नौरोजी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी कि INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार, केवल कितने बार उसके प्रेसिडेंट रह चुके, कितनी बार उन्होंने अध्यक्षता किया था? तो कितने बार किया था उन्होंने? 3 बार किया था। कितना बार किया था? 3 टाइम किया था। ठीक है ना, कब कब किया था? पहली बार किया था 1886 में किया था। ये जब कलकत्ता सेशन हुआ था ना, कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था ना, उसमें हुआ था। क्या है? कलकत्ता। ठीक है ना, कलकत्ता सेशन जब हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें हुआ था।
दूसरी बार कब हुआ था? जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तब। ये कब हुआ था? 1893 में। कब हुआ था? लाहौर सेशन में हुआ था। ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और तीसरी बार कब हुआ था? ये हुआ था 1906 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? फिर से कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता सेशन में हुआ था। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जितना मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, अगर आप लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं ना तो सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना लिखवा रहा हूँ ना आपके एग्ज़ाम के लिए लिखवा रहा हूँ। साथ साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना जो लेवल आता है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो आप एग्ज़ाम में आएंगे ना, आप लोग शपथ डिफेंस एकेडमी का शपथ एकेडमी एग्ज़ाम प्रेप के नाम से आपके प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एप्लीकेशन। वहाँ जाकर आप लोग टेस्ट को ज्वाइन करिएगा। आर्मी क्लर्क अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट के नाम से होगा, ठीक है ना। वहाँ जाकर टेस्ट ज्वाइन करिए। उसका अभी प्राइस जो बहुत ही कम है। अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रहा है ना तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और साथ साथ मैं इसका लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में है। अब देखिए ये जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। भारत का क्या है? ओल्डेस्ट है। क्या है? ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। क्या है? ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है? ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। इनका ओल्ड नेम क्या था? इनका पुराना नाम क्या था? इनका पुराना नाम क्या था? इनका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली, HAILEY, हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क नाम था। याद कर लीजिएगा आप लोग, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के बीच में क्या है? ये जो आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, उनके बीच में एक रामगंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी बहती है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, प्रोजेक्ट टाइगर जो कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में। 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट कहाँ से किया गया था? यहीं से किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन भी लगा लीजिए यहाँ पर। मेरे लगाने से पहले आप लोग लगाइएगा, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के प्रथम, माफ़ कीजिएगा, अभी जो आपका जो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में आ जाएगा, क्योंकि इजराइल के बारे में पूछ सकता है आपको, ईरान के बारे में पूछ सकता है आपको, अमेरिका के बारे में पूछ सकता है आपको। इसके इजराइल का जो कैपिटल क्या है ये पूछ सकता है, इसका करेंसी क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि इसमें कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अभी कंटिन्यू न्यूज़ में है, ठीक है। तो इजराइल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं अभी हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, अभी के करंट प्राइम मिनिस्टर वहाँ का। अब देखिए आपका आंसर तो यहाँ पर हो गया। अब इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल क्या है ये जान लीजिए। इसका करेंसी क्या है? करेंसी क्या है ये जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कैपिटल मैं लिख देता हूँ। इसको हिंदी में कहते हैं यरूशलेम कहते हैं। क्या कहते हैं? यरूशलेम। और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? JERU लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जेरूशलम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जेरूशलम लिखा जाता है। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? यरूशलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यरूशलम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसका कैपिटल इसका है जेरूशलम। और करेंसी क्या है? करेंसी आपका है न्यू शेकेल। क्या है? न्यू शेकेल। न्यू शेकेल, न्यू शेकेल, SHEKEL, न्यू शेकेल याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा? न्यू शेकेल याद कर लीजिएगा। और एक यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आप एग्ज़ाम में इस बार आ सकते हैं, वहाँ का एक खुफिया क्या है? एजेंसी है, ठीक है ना, खुफिया एजेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मोसाद। क्या नाम है? मोसाद नाम है। क्या है? मोसाद नाम है। याद कर लीजिएगा। वहाँ के आपका जो खुफिया एजेंसी है ना, उनका नाम क्या है? मोसाद है, ठीक है ना। और वहाँ के संसद का नाम क्या है? वहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है? वहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है? जैसे अभी आपने पढ़ा था ना, ब्रिटिश का हाउस ऑफ कॉमन्स था,
तो यहाँ पर पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेसेट नाम है। क्या है, नेसेट नाम है। क्या है, KNESSET बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नेसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेसेट बोलते हैं, और इसको यहाँ पर के साइलेंट है, तो नेसेट याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो पॉइंट लिखवाया हूँ ना, यानी कि आपका पार्लियामेंट और वहाँ के खुफिया विभाग का नाम आपका है मोसाद है, करेंसी आपका न्यू शेकेल है, कैपिटल इसका क्या है, जेरूसलम है, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आप एग्जाम में इतने में से क्वेश्चन आ सकता है, इस बार का पूरा उम्मीद है, ठीक है ना। बाद बाकी आप लोग अमेरिका के बारे में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इसके साथ साथ में ईरान के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तीनों में से कोई न कोई आपका किसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इस बार आ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व में बोल रहा है, अब भारत का अलग है और आपका विश्व का अलग है, तो यहाँ पर है विश्व का दिया गया है, तो ये विश्व का दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जुनको तबोई क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये कहाँ की थी, ये थी आपकी जापान की। कहाँ की, ये जापान की थी, और ये कब चढ़ी थी, ये चढ़ी थी 1975 में। कब चढ़ी थी, 1975 में चढ़ी थी। वही बात अगर इंडिया के बारे में पूछा जाए, इंडिया की कौन सी थी, इंडिया का, तो इंडिया के थी बछेंद्री पाल थी, जो कब चढ़ी थी, ये चढ़ी थी 1984 में। लेकिन ये कहाँ की थी, ये थी इंडिया का। अगर इंडिया के बारे में पूछा जाएगा क्या हो जाएगा आपका, बछेंद्री पाल हो जाएगा, जो कि 1984 में। लेकिन विश्व का बोलेगा तो विश्व का क्या है, जुनको तबई हो जाएगा, जो कि जापान की थी, और कब चढ़ी थी, तो ये 1975 में चढ़ी थी। वही बात यहाँ पर अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाले कौन हैं, तो ये आपका हो जाएगा रीता शेरपा, जो नेपाल की है। क्या है, रीता शेरपा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, शेरपा याद कर लीजिएगा। कहाँ की है, तो ये नेपाल की है, जो सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाली आपका ये, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा। देखिए, माउंट एवरेस्ट का अभी हाइट कितना है, अभी करंट का हाइट पूछ रहा हूँ, करंट का हाइट कितना है, तो माउंट एवरेस्ट का जो अभी है 8,848.86 इतना मीटर अभी क्या है, उसका हाइट है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये आपका नेपाल में। कहाँ पर है ये, नेपाल में। कहाँ पर है ये, नेपाल में है। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसको जाना जाता है सागर माथा का नाम से। किस नाम से जानते हैं, इनको जाना जाता है सागर माथा। क्या है, तो सागर माथा, क्या नाम जाना जाता है, सागर माथा। याद कर लीजिएगा। इसका हाइट कितना है, तो हाइट आपने बता दिया यहाँ पर 8,848.8 है, याद कर लीजिएगा, जो अभी करंट का हाइट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये नेपाल में है, और नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इतना सारा पॉइंट है आप एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, तो सभी पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। और मेरे इस चैनल पर पहली बार है ना, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा, और लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये मोटिवेशन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने क्लास को देखा है, तो आगे भी इस क्लास को पूरे तरीके से ख़त्म करके ही आप लोग जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है, सूखी बर्फ़ क्या है। देखिए, आपके एग्ज़ाम में साइंस से 5 क्वेश्चन आएंगे, और आपके जीके से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन मैथ से आएंगे, और 5 क्वेश्चन जो है ना आपके कंप्यूटर से आएंगे, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। यहाँ पर है सूखी बर्फ़। सूखी बर्फ़ यानी कि ड्राई आइस क्या है, तो ड्राई आइस क्या है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है ये, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, यह आपका कहा जाता है, ये सूखी आइस कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, देखिए, ये कोई चीज़ को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या जाता है, कोई चीज़ को ठंडा करने के लिए ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, ड्राई आइस में एक चीज़ क्या होता है, ये आपका ठोस में है, ठीक है ना, सूखी बर्फ़ है। लेकिन जब ये ठंडा करेगा कोई चीज़ को ना, तो ये आपका तरल में यानी कि लिक्विड में नहीं चेंज नहीं होगा। क्या होगा, लिक्विड में ये चेंज नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये गैस बन जाएगा। ठोस से क्या बन जाएगा, ठोस से सीधे क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। अब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठोस से जब गैस बन जाता है ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये भी आप एग्जाम में आते हैं। उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ऊर्ध्वपातन बोलेंगे या बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे, या फिर हिंदी में कहेंगे तो ऊर्ध्व
ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है ना, सॉलिड से क्या बनता है? डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। एक तो आपने देख लिया, एक से एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में एक तो हो गया आपका ड्राई आइस हो गया। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा एग्जाम्पल में, तो कपूर होता है ना, एक आपने देखा होगा ना कपूर। कपूर क्या होता है? डायरेक्टली ठोस में रहता है और डायरेक्टली ये गैस में बदल जाता है। ये तरल में नहीं आता, ये आपका लिक्विड में नहीं आता है, ठीक है ना। उससे उसी तरह से नेफ्थलीन होता है। लेकिन आप लोग ड्राई आइस और आपको कपूर और एक आप लोग नेफ्थलीन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है? डायरेक्टली ये आपका ठोस से लिक्विड ये आपका गैस में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है यहाँ पर, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? देखिए हम लोगों का जो रक्त जो होता है ना, ब्लड जो होता है ना, वो रेड क्यों होता है? रेड जो होता है ना, ये हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करने वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। और एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू कितना होता है? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? ये आपका 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, जो क्या होता है? क्षारीय होता है। तो याद कर लीजिएगा यहाँ पर ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं कि ये लाल रंग किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से ही होता है। अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि वर्षा की बूंदों का आकार गोल किस कारण से होता है? देखिए वर्षा के बूंद जो होता है ना, ये रेन ड्रॉप जो होता है ना, वो ये आपका गोल क्यों होता है? गोल क्यों होता है? गोल होता है ये आपका सरफेस टेंशन के कारण से। क्या होता है? सरफेस टेंशन के कारण से क्या होता है ना, ये गोल बन जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? देखिए यहाँ पर एक तो होता है बेकिंग सोडा, जो अभी आपने क्वेश्चन में देखा है, आपने बेकिंग सोडा होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है, एक होता है बेकिंग सोडा, दूसरा होता है क्या? वॉशिंग सोडा होता है। कौन सा होता है? वॉशिंग सोडा। ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, वॉशिंग सोडा होता है। एक और आपका होता है कास्टिंग सोडा होता है। क्या होता है? कास्टिंग सोडा। क्या होता है? कास्टिंग सोडा होता है। अब देखिए यहाँ पर बेकिंग सोडा को, इसका जो केमिकल फार्मूला है ना, वो क्या है? इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर होता है। क्या होता है? NaHCO3, ये आपका है बेकिंग सोडा का। अब बेकिंग सोडा का यूज़ क्या होता है? बेकिंग सोडा का यूज़ क्या होता है? जैसे कोई भी खाने का चीज़ जो होता है ना, उस चीज़ को नरम करने के लिए, फुलाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बेकिंग सोडा। यानी कि खाने की चीज़ों में क्या यूज़ किया जाता है? बेकिंग सोडा का यूज़ किया होता है, ज़्यादातर किया जाता है। और वॉशिंग सोडा का तो नाम से ही क्लियर है, ये डिटर्जेंट में, किसमें क्या आता है? डिटर्जेंट में, धोने के वाले कपड़ा जैसे धोते हैं आप लोग ना, ये यूज़ किया जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? इसका होता है Na2CO3 और 10H2O। क्या होता है? 10H2O होता है। याद कर लीजिएगा आप लोग, Na2CO3 10H2O होता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर अगला है आपका, देखिए अगला क्या है? कास्टिंग सोडा। कास्टिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है? तो पेपर बनाने में यूज़ होता है, एल्युमिनियम बनाने में यूज़ होता है, साबुन बनाने में भी यूज़ होता है इसका, डिटर्जेंट में थोड़ा बहुत इसका यूज़ भी होता है इसका। और इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है NaOH। क्या होता है? NaOH क्या है? इसका केमिकल फार्मूला है। देखिए यहाँ पर बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और कास्टिंग सोडा का आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में क्या कहा जाता है? सोडियम, SODIUM, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और साथ साथ में बेकिंग सोडा तो आपने देख लिया आपने। अगर वाशिंग सोडा की बात करूँ तो सोडियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सोडियम कार्बोनेट। मात्र क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है ना। और कास्टिंग सोडा को क्या कहा जाता है? तो कास्टिंग सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लास को लेंदी ले जा रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह से करेंगे ना तो कई सारे क्लास को एक बार में आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है ना, ये होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला होता है। कैंडेला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या होता है आपका? कैंडेला आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट और याद कर लीजिए कि आप एग्जाम में कई बार आते हैं। पहला क्या आता है? टेम्परेचर आता है। क्या आता है? टेम्परेचर आता है, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में याद कर लीजिए। एक आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या आता है? अमाउंट ऑफ, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद कर लीजिएगा, यानी कि पदार्थ की मात्रा। क्या है? पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है। इसके अलावा आता है क्या? एक आता है इलेक्ट्रिक करंट आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है ना। इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, अगर पता है तो अभी आप लोग कमेंट कर सकते हैं मेरे साथ में। इसके अलावा आप लोग वर्क का याद कर लीजिएगा, जो कि आप एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगला है आपका एनर्जी का याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। एनर्जी का याद कर लीजिएगा। अब बताइए, सभी का बताइए आप लोग। देखिए टेम्परेचर का क्या होता है? टेम्परेचर का क्या होता है? टेम्परेचर का क्या होता है? तो टेम्परेचर का जो होता है ना, ये आपका होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन, ठीक है ना। याद कर ले सभी का। एसआई यूनिट है, ठीक है ना। एसआई यूनिट है आपका, केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। क्या होता है? मोल होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? इसका होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। वर्क का क्या होता है? तो वर्क का होता है जूल। क्या होता है? जूल। एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का भी होता है क्या? जूल होता है। ये सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो गए हैं जीके और जीएस मिलाकर। अब आते हैं हम लोग मैथ का क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैथ में तो आपको पहले करना है और बाद में मेरे आंसर से मिलाना है। जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है? 7:x बराबर में 28 और अनुपात में 48 दिया गया। क्या करेंगे? पहले इन दोनों को गुना कर देंगे, अंदर वाले गुना को, फिर बाहर के इन दोनों को गुना करेंगे। अब इन दोनों गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? x इंटू में 28 बराबर में 7 गुना में 48, यानी x बराबर में क्या हो जाएगा? 7 गुना में 48 बटा में 28 हो जाएगा। अब काटेंगे ना तो कितना कितना से कट जाएगा? देखिए 7 चौका में 28 और 4 और 4 का 4, 4 दुना 12 चौका 48, यानी कि 12। काट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इसमें क्या करना होता है? इन दोनों अंदर वाले को पहले क्या कर लीजिए? गुना कर लीजिए, फिर बाहर वाले को गुना कर लीजिए। बस इसमें इतना ही करना होता है हमेशा। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू मिसिंग कर देगा, वही इसका वैल्यू पूछा जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए। 15, 30, 45 का महत्तम समावर्तक क्या है? देखिए 15, 30, 45। देखिए महत्तम समावर्तक होता है क्या, पहले ये जान लीजिए। ऐसा संख्या, ऐसा सबसे बड़ा संख्या जो तीनों को पूरी तरीके से काट दे, ठीक है ना। अब देखिए 15, 30 और 45। अब ऐसा कौन सा सबसे बड़ा संख्या है? ऐसा कौन सा सबसे बड़ा संख्या है जो इन तीनों को काटेगा? देखिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको समझने का कोशिश करिएगा। ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों को काटेगा और वो संख्या क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए। देखिए मैं ले रहा हूँ 15, मैं क्या ले रहा हूँ? 15। देखिए मैं बना ले रहा हूँ, डायरेक्टली मैं सोच के ले रहा हूँ यहाँ पर। आप भी कब आपका इच्छा होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। इसके लिए मैंने मैथ का कोर्स बना दिया है। मैथ का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ में इंग्लिश जो होता है आर्मी क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इंग्लिश का वीडियो कोर्स भी है आपकी शपथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन, जो आपका एप्लीकेशन है ना शपथ एकेडमी एग्ज़ाम प्रेप, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। इंग्लिश भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 15 से भाग लगाएंगे तीनों में ना, तो 15 से क्या होगा? तीनों कट जाएगा। 15 से तीनों कट जाएगा। 15 से बड़ा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है
जो इस तीनों को काटेगा। तो 15 क्या बन जाएगा, 15 ही बन जाएगा आपका HCF, बस हो गया। वैसे भी आप बनाएंगे अगर ना, अगर वैसे ही बनाएंगे आप, भाग लगा लगा बनाएंगे ना, 15 से भाग लगाएंगे, 15 दूना 30, ये कट गया, पूरा 30 कट गया, HCF 15 हो गया। अब 15 से भाग लगाएंगे 45 में, 15 तिया 45 कट गया ना, 15 से पूरा कट गया, आपका आंसर क्या बचाएगा 15। अब अगले टाइम बनाएंगे ना तो देखेंगे जो सबसे बड़ा संख्या आपको सबसे छोटे संख्या से करना है, अगर तीनों संख्या काट देगा ना तो ये इसका HCF हो जाएगा, डायरेक्टली क्लियर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर C हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 45 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 75 व्यक्ति, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले क्या करेंगे ना, इसके लिए फार्मूला आता है M1 इंटू में D1 बराबर में M2 इंटू में D2। अब देखिए पहले कितने लोग काम करते थे, पहले 75 आदमी, यानी कि M मतलब क्या हुआ, मैन हुआ, कितने लोग, और कितने दिन लगते थे, 18 दिन लगते थे। अब कितने लोग हो गए, 45 लोग हो गए ना, अब हो गए 45 दिन हो गए। अब बोल रहा है कितना दिन लगेगा, दिन तो नहीं दिया है, तो दिन को मैं क्या कर दूंगा, D का D छोड़ दूंगा, D मतलब दिन, ठीक है। अब D बराबर में क्या हो जाएगा, D बराबर में क्या हो जाएगा, 75 गुना में 18 बटा में कितना हो जाएगा 45, यानी कि 9 दूना 18, 9 पंचे 45 और 9 5 से काटूंगा 15 75, 15 दूना में 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा आपका आंसर। इसमें क्या था ज़रूरी समझना, आपको ये समझना ज़रूरी था, इसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू मिसिंग कर देगा, बस आपको यहाँ पर आंसर निकाल के आ जाना है, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका किस्मत क्या था, ऑप्शन नंबर आपका ए जो था आपका यहाँ पर आंसर था। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 3 संख्याओं का औसत 19 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15 दिया गया है, तीसरी संख्या क्या है। देखिए औसत के लिए फॉर्मूला क्या आता है, सम। क्या होता है, सम बराबर क्या होता है, सम बराबर होता है एवरेज। क्या होता है, एवरेज इनटू में टोटल नंबर, टोटल नंबर्स। क्या होता है, टोटल नंबर, यानी कि सम अगर निकालेंगे तो सम निकालेंगे जितना एवरेज दिया रहेगा ना, और जितना टोटल संख्या, कितना संख्या है टोटल संख्या 3 संख्या दिया गया है, और एवरेज कितना दिया गया 19 दिया गया है, तो सम निकालेंगे ना, सम बराबर क्या हो जाएगा 19 गुना में कितना हो जाएगा, 3 संख्या दिया गया है ना, तो 19 दिया 57, यानी कह सकते हैं कि 3 संख्याओं का योग कितना है, 3 संख्याओं का योग कितना है 57 हो गया ना आपका। अब उसमें बोल रहा है कि 2 संख्याओं का औसत दिया गया है 15, यानी इसका भी सम निकाल लेंगे, इसका भी क्या निकाल लेंगे सम। सम में क्या होता है, एवरेज इनटू में टोटल नंबर होता है, यानी कि एवरेज कितना दिया गया है, एवरेज दिया गया है 15, और संख्या कितना दिया गया है, 2 संख्या दिया गया है ना 2, यानी 15 दूना में 30। अब देखिए इसमें तीनों संख्या शामिल है, इसमें 2 संख्या शामिल है, तो क्या अगर 3 संख्या वाला में से अगर एक संख्या को कम कर देंगे ना, 2 संख्या को कम कर देंगे ना, तो क्या बच जाएगा आपका, तीसरा संख्या बच जाएगा ना 27 तो आपका आंसर यहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको समझना था, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए इतना पॉइंट बना दिया है। अगर आपको पता चल जाएगा ना तो डायरेक्टली आप यहीं बना लेंगे, 19 से 57 ये हो जाएगा, और 15 गुना 30 ये हो जाएगा, घटाएंगे ना तो आपका 27 हो जाएगा डायरेक्टली आंसर। ये कब होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितना बोल रहा है। देखिए यहाँ पर अब आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, तो एरिया बराबर क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया बराबर में क्या होता है आपका लेंथ इनटू में क्या होता है ब्रेथ होता है। तो एरिया तो आपको दिया गया है 84 और इसका लेंथ दिया कितना 12 दिया गया है, आपको क्या नहीं दिया है, आपको ब्रेथ नहीं दिया है ना, तो आपको ब्रेथ निकालना है, ठीक है ना। तो ब्रेथ बराबर में क्या हो जाएगा 84 बटा में 12, 12 7 84, यानी कि आपका ब्रेथ कितना निकल गया 7 निकल गया आपका आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए, ये डायरेक्टली फॉर्मूला से है। और आप एग्जाम में 100% है कि मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें से पहला तो आपको ये करना है कि जो भी आपका फार्मूला दिया गया है ना, उस फार्मूले को याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 840 है, इसका महत्तम समावर्तक दिया गया है 7 और एक संख्या दिया गया है आपका 56, तो दूसरी संख्या क्या है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है देख लीजिए पहले, एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर में
पहला नंबर, ठीक है ना, और इनटू में दूसरा नंबर, इनटू में दूसरा नंबर। तो इसमें देखिए कोई ना कोई एक चीज़ आपको नहीं देगा, वही पूछेगा आपको। तो यहाँ पर क्या दिया गया, एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, पहला नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर पूछा है ना। तो दूसरा नंबर के लिए फार्मूला क्या होता है, दूसरा नंबर के लिए फार्मूला क्या होता है, दूसरा नंबर के लिए फार्मूला होता है आपका एलसीएम, एलसीएम इनटू में एचसीएफ बटा में क्या होता है, पहला नंबर, क्या होता है, पहला नंबर होता है। एलसीएम दिया गया आपका कितना 840, एचसीएफ दिया गया है 7 और पहला नंबर कितना दिया गया है, पहला नंबर दिया गया है 56, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 8 56, 8 8 पंचे 40, 8 1 8, 8 पंचे 40, 105, काटे कितना हो जाएगा 105। आपका आंसर निकल गया क्या, दूसरा नंबर 105 निकल गया। इसमें आपका मेन क्या था, इसमें आपका मेन था फॉर्मूला ये वाला, इस फार्मूले पर ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में इसी फार्मूला पर क्वेश्चन आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए, 65 का वर्ग क्या होगा, 65 का वर्ग बोल रहा है ना, वर्ग ऐसे कर लीजिए, यानी कि 65 गुना में 65 कर लीजिए, आपको जैसे निकालना है वैसे निकाल लीजिए। अगर 5 5 इकाई स्थान पर दिया हो ना 25 कर लीजिएगा, और लास्ट में क्या 6 6 दिया रहेगा ना, यहाँ पर 6 गुना में 7 कर लीजिएगा, 6 गुना में 7 42, यानी कि 4 6 42, यानी कि 4225 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये ट्रिक होता है, जब इकाई स्थान पर 5 5 दिया हो ना तो यहाँ 25 कर दीजिएगा अपना मन से, और 6 6 दिया हो ना तो एक 6 रख लीजिएगा, एक बाद वाला उसके बाद वाला संख्या ले लीजिएगा, 6 से 42, यही आपका क्या हो जाएगा 4500, माफ़ कीजिए आप, ये है, मैं 4525 नहीं है, ये आपका आंसर है। देखिए अभी मैंने टिक गलती लगा दिया, आप एग्ज़ाम में भी ऐसे टिक गलती लगा दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में है आपका 60 का 20% कितना है। देखिए 60 का 20%, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन 18 के लिए कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान आपके लिए है। अगले क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि समीकरण को हल करें। अब देखिए 36 गुना में 45 प्लस में रूट अंदर में x बराबर में 1700, इन दोनों गुना कर लीजिए। गुना करने पर कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 का 0 हाथ में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हासिल, और 5 या 15 और 6 का 24, 15 24 कितना हो जाएगा 15, 5 या 15, 6 चौका 24, 15 और 24 हो जाएगा आपका 29, 42, 42 का 2 हो जाएगा, हाथ में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 4 या 12 4 16, 16 से 20 हो गया, यानी इन दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 से 20 हो गया आपका, प्लस में रूट अंडर में x हो जाएगा बराबर में 1700 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए रूट अंडर x बराबर क्या हो जाएगा 1700, माइनस में कितना हो जाएगा 1620 हो जाएगा, अब घटाएंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर में x बराबर कितना हो जाएगा 80, अब x बराबर कितना हो गया 80 का स्क्वायर कर दीजिए, अब रूट हटाएंगे तो, यानी कि 88 6400 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको जैसे आप आसान तरीके से सॉल्व करना चाहें आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है a माइनस बी इक्वल टू 2 और a इंटू बी बराबर में 24, तो बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला पर बनाएंगे इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है 2ab होता है ना। अब a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना 2 कर दीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा a और b ऐसे छोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस में क्या हो जाएगा 2 इंटू में a b का वैल्यू कितना दिया गया 24 दिया गया ना, यहाँ पर 24 कर दीजिए, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अब माइनस में कितना 24 दूना में 48 माइनस 48। अब इसको इस तरफ लाएंगे ना तो ये माइनस में है तो इस तरफ प्लस में हो जाएगा ना, तो 48 और प्लस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, यानी कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कितना हो जाएगा 48 4 52 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया गया है। देखिए कितना आसान सा दिया गया है, कितना आसान तरीके से दिया गया है, आप समझ सकते हैं ये चीज़। ये फार्मूला पर आपका था, फार्मूला आपको अलजेब्रा का भी फार्मूला कुछ फार्मूला आपको याद करके चलना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके मैथ करवा दिए हैं और 5 आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं।
देखिए आप एग्जाम में कंप्यूटर क्वेश्चन 5 के 5 करके आने हैं आपको। इसके लिए आपको मेरे सारे क्लास को कर लीजिएगा, मैंने कंप्यूटर के बहुत सारे क्लास करवाए हैं, और जो मेरे पास PDF है ना, जिसमें करीब 750 क्वेश्चन से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन है ना, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा और मेरे सारे क्लास को देख लीजिएगा यूट्यूब पर। आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में बना कर आएंगे आप लोग, कंप्यूटर के 5 के 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, ये 20 नंबर के आते हैं। आपके मेरिट जानते हैं ना, मेरिट आपका क्रैक करवा देगा, मेरिट में आपको ला देगा। कंप्यूटर में अगर छोड़ के आएंगे तो आपका बहुत नुकसान है, इसलिए एक भी क्वेश्चन पर रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे PDF से ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर है कि 1 मेगाबाइट, यानी मेगाबाइट मतलब MB में कितने किलोबाइट होते हैं। देखिए 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होता है, ये 1024 KB होता है, यानी किलोबाइट होता है। अब देखिए किलोबाइट मेगाबाइट को मैं पूरा बढ़िया तरीके से मैं क्लियर करवा देता हूँ, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग याद करने के लिए, जिनको नहीं पता होगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। अब देखिए मेगाबाइट, किलोबाइट, कभी बीट होता है, कभी निबल होता है, कभी गीगाबाइट होता है, कभी टेराबाइट होता है। सारा चीज़ मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, शुरू से लिख लीजिए आप लोग। देखिए 4 बीट बराबर क्या होता है, 4 बीट बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1 निबल। क्या होता है, 1 निबल। क्या होता है, 1 निबल। याद कर लीजिएगा, 4 बीट में क्या होता है, 1 निबल होता है। और 8 बीट में कितना होता है, 8 बीट में कितना होता है, तो 8 बीट में होता है क्या, 1 बाइट होता है। क्या होता है, 1 बाइट होता है। 8 बीट में 1 बाइट होता है। वही अगर मैं 1024 बाइट करूँ, क्या करूँ, 1024 बाइट करूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1024 बाइट करूँ तो ये हो जाएगा 1 किलोबाइट। क्या हो जाएगा, 1 KB मतलब किलोबाइट। समझ में आया ना, 1024 बाइट में कितना हो जाएगा, 1 किलोबाइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब वही बात 1024 किलोबाइट में हो जाएगा 1 मेगाबाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मेगाबाइट हो जाएगा, जो अभी आपका क्वेश्चन था यहाँ पर। और 1024 मेगाबाइट में कितना होता है, 1024 मेगाबाइट में होता है 1 गीगाबाइट। क्या होता है, 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट में 1024 गीगाबाइट में क्या होता है, 1 टेराबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट में कितना होता है, 1 टेराबाइट होता है। याद कर लीजिएगा, 1 टेराबाइट होता है। इतना तक आप एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि MICR का पूरा रूप क्या है। MICR का पूरा रूप क्या होता है, तो MICR का पूरा रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये होता है ना बैंक का जो चेक होता है ना, चेक के नीचे में जो छोटा छोटा अक्षर लिखा रहता है ना, उसको स्कैन करने के लिए, उसको पढ़ने के रीड करने के लिए आपका MICR का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। एक होता है आपका OMR होता है। क्या होता है, OMR होता है। अब OMR का यूज़ कहाँ होता है, तो OMR का ये होता है जब आपका एग्ज़ाम जो ऑफलाइन होता है ना, ऑफलाइन एग्ज़ाम जो होता है जिसमें कि आपका ऐसा रहता है ना, सब में क्या ऐसे ऐसे घस के आते हैं ना, ऐसे इसको स्कैन करने के लिए OMR का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, OMR का यूज़ किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। और एक होता है आपका OCR। क्या होता है, OCR होता है। OCR क्या होता है, जब भी कोई टेक्स्ट लिखा रहता है ना, उसको स्कैन करके जब कंप्यूटर में डिजिटल रूप में लाते हैं ना, टेक्स्ट के फॉर्म में लाते हैं ना, उसे हम लोग OCR कहते हैं। या OCR क्या, इमेज का भी इसको OCR किया जाता है, इसका सॉफ्टवेयर आता है। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कैरेक्टर मतलब क्या, सारा कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर को पहचानने के लिए यूज़ किया जाता है, कैरेक्टर को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है OCR का। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर, CHARACTER रिकॉग्निशन। क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है, ठीक ना। यहाँ पर OMR आप लोग याद कर लीजिएगा, OMR के बारे में, OCR के बारे में, और आपने MICR के बारे में, ये सब याद कर लीजिएगा। आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार आते हैं कि बताइए HTTP का फुल फॉर्म क्या है,
ये आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आपका आता है URL आता है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। HTTP क्या होता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल। अगर जिनको नहीं पता होगा नोट कर लीजिएगा। URL का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, लोकेटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग सभी पॉइंट को यहाँ पर याद कर लीजिएगा, जहाँ लगे नोट बनाने हैं। देखिए मेहनत करेंगे तभी कुछ मिल पाएगा आप पे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। मेहनत नहीं करेंगे तो आज के ज़माना में जान सकते हैं एग्ज़ाम पास करना बहुत ही मुश्किल है। अब आगे है, इंटरनेट की दुनिया में www का आविष्कार किसने किया। देखिए www का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। अब इसका आविष्कार किसने इसका इन्वेंट किया, ये किया था आपका टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया, इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ तो ये हो गया, और ये कब किया था, एक बार यही भी नोट कर लीजिएगा, 1989 में। कब किया था, 1989 में किया था, ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग, कंप्यूटर का जो कौन सा भाग है जो गणित का कैलकुलेशन करता है, थिंकिंग करता है, ये आपका होता है ALU करता है। क्या करता है, ALU। ALU का फुल फॉर्म भी आपका दिया गया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। देखिए आप लोग CPU के जानते हैं ना, CPU क्या होता है, CPU क्या होता है, CPU जो होता है ना, ये होता है आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या होता है, ब्रेन होता है। क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। अब CPU के 3 भाग होते हैं। क्या होता है, CPU के 3 भाग। CPU के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, दूसरा भाग क्या होता है, तीसरा भाग क्या होता है। पहला भाग जो आपका होता है ये होता है आपका कौन सा, ये होता है ALU, जो अभी आपने पढ़ा है। क्या होता है, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। दूसरा भाग होता है कंट्रोल यूनिट, ये क्या होता है, कंट्रोल करता है। और तीसरा भाग होता है MU होता है, यानी कि मेमोरी यूनिट होता है। क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मेमोरी यूनिट। क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट कहते हैं, यानी स्टोरेज से संबंधित। और इसका क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका है कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। यानी कि CPU के 3 भाग कौन कौन से, ALU, CU और यह आपका MU, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, आपका मोडेम का पूरा रूप क्या है। मोडेम का क्या काम होता है, मोडेम का काम क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। मोडेम का काम होता है, ये एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को किस में चेंज करता है, ये डिजिटल सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल को ये डिजिटल सिग्नल में बदलता है। ये भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मोडेम का काम क्या होता है, मोडेम का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। कौन, ये मोडेम चेंज करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है इसका फुल फॉर्म। अब देखिए आगे है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए क्लास लेंदी हो चुका है और अभी क्लास में बहुत सारे बच्चे कम आ रहे हैं, और आप लोग क्लास को शेयर नहीं करिएगा तो मैं क्लर्क का स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत सारा चीज़ फ्री में रहेगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी हमारा क्लास कंटिन्यू आएगा और फुल पेपर आएगा। जब तक फुल पेपर तब तक मैं नहीं लाऊंगा, जब तक कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चों को शेयर नहीं करेंगे, तब तक मैं पूरी क्लास नहीं लाऊंगा। लेकिन मैं जिस तरह क्लास ला रहा हूँ ना, 100% आप एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह क्वेश्चन करके जाएंगे ना तो आप लोग रैंक में आएंगे, ठीक है ना। इतना ही मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप लोगों का निचोड़ में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो निचोड़ जो है ना आप लोग क्लियर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और शपथ एकेडमी एग्ज़ाम प्रेप का आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से जाकर आप लोग टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आर्मी क्लर्क के लिए, GD के लिए भी है, TA के लिए भी है, जो भी आपका फ्रेंड है सबको बोलिएगा। और
इंग्लिश के लिए आप लोग स्पेशल बैच है आपके आर्मी क्लर्क के लिए, वहाँ जाइए, ज्वाइन करिए, मैथ का भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से होगा फिर से जय हिंद जय भारत।